नमस्कार, वन पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी रियासत का दीवान। महाशय मेहता उन अभागों में थे जो अपने स्वामी को प्रसन्न नहीं रख सकते थे। वह दिल से अपना काम करते थे और चाहते थे कि उनकी प्रशंसा हो। वह यह भूल जाते थे कि वह काम के नौकर तो हैं ही, अपने स्वामी के सेवक भी हैं। जब उनके अन्य सहकारी स्वामी के दरबार में हाजिरी देते थे तो वह बेचारे दफ्तर में बैठे कागजों से सिर मारा करते थे। इसका फल यह था कि स्वामी के सेवक तो तरक्कियां पाते थे, पुरस्कार और पारितोषिक उड़ाते थे, और काम के सेवक मेहता किसी न किसी अपराध में निकाल दिए जाते थे। ऐसे कटु अनुभव उन्हें अपने जीवन में कई बार हो चुके थे। इसलिए अब की जब राजा साहब सतिया ने उन्हें एक अच्छा पद प्रदान किया तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब वह भी स्वामी का रुख देखकर काम करेंगे और उनके स्तुतिगान में ही भाग्य की परीक्षा करेंगे। और इस प्रतिज्ञा को उन्होंने कुछ इस तरह निभाया कि 2 साल भी न गुजरे थे कि राजा साहब ने उन्हें अपना दीवान बना लिया। एक स्वाधीन राज्य की दीवानी का क्या कहना। वेतन तो 500 मासिक ही था, मगर अख्तियार बड़े लंबे। राई का पर्वत करो या पर्वत से राई, कोई छने वाला न था। राजा साहब भोगविलास में पड़े रहते थे। राज्य संचालन का सारा भार मी मेहता पर था। रियासत के सभी अमले और कर्मचारी दंडवत करते, बड़े बड़े रईस नजराने देते, यहाँ तक कि रानियां भी उनकी खुशामद करती। राजा साहब उग्र प्रकृति के मनुष्य थे, जैसे प्राय राजे होते हैं। दुर्बलों के सामने शेर, सबलों के सामने भीगी बिल्ली। कभी मी मेहता को डांट फटकार भी बताते, पर मेहता ने अपनी सफाई में एक शब्द भी मुंह से निकालने की कसम खा ली थी। सिर झुकाकर सुन लेते। राजा साहब की क्रोधाग्नि ईंधन न पाकर शांत हो जाती। गर्मियों के दिन थे। पॉलिटिकल एजेंट का दौरा था। राज्य में उनके स्वागत की तैयारियां हो रही थी। राजा साहब ने मेहता को बुलाकर कहा, मैं चाहता हूँ साहब बहादुर यहाँ से मेरा कलमा पढ़ते हुए जाया। मेहता ने सिर झुकाकर विनीत भाव से कहा, चेष्टा तो ऐसी ही कर रहा हूँ अन्नदाता। चेष्टा तो सभी करते हैं, मगर वह चेष्टा कभी सफल नहीं होती। मैं चाहता हूँ तुम दृढ़ता के साथ कहो, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। रुपए की परवाह मत करो, जो हुक्म, कोई शिकायत न आए, वरना तुम जानोगे। वह हुजूर को धन्यवाद देते जाए तो सही। हाँ, मैं यही चाहता हूँ। जान लड़ा दूंगा दीन बंधु, अब मुझे संतोष है। इधर तो पॉलिटिकल एजेंट का आगमन था, उधर मेहता का लड़का जयकृष्ण गर्मियों की छुट्टियां मनाने माता पिता के पास आया। किसी विश्वविद्यालय में पढ़ता था। एक बार 1932 में कोई उग्र भाषण करने के जुर्म में 6 महीने की सजा काट चुका था। मी मेहता की नियुक्ति के बाद जब वह पहली बार आया था तो राजा साहब ने उसे खास तौर पर बुलाया था और उससे जी खोलकर बातें की थीं। उसे अपने साथ शिकार खेलने ले गए थे और नित्य उसके साथ टेनिस खेला करते थे। जयकृष्ण पर राजा साहब के साम्यवादी विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ा था। उसे ज्ञात हुआ कि राजा साहब केवल देशभक्त ही नहीं, क्रांति के समर्थक भी हैं। रूस और ऑन्स की क्रांति पर दोनों में खूब बहस हुई थी, लेकिन अब की यहाँ उसने कुछ और ही रंग देखा। रियासत के हर एक किसान और जमींदार से जबरन चंदा वसूल किया जा रहा था। पुलिस गांव-गांव चंदा उगाती फिरती थी। रकम दीवान साहब नियत करते थे। वसूल करना पुलिस का काम था। फरियाद की कहीं सुनवाई न थी। चारों ओर त्राही मची हुई थी। हजारों मजदूर सरकारी इमारतों की सफाई, सजावट और सड़कों की मरम्मत में बेगार कर रहे थे। बनियों से डंडों के जोर से रसद जमा की जा रही थी। जयकृष्ण को आश्चर्य हो रहा था कि यह क्या हो रहा है। राजा साहब के विचार और व्यवहार में इतना अंतर कैसे हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि महाराज को इन अत्याचारों की खबर ही न हो, या उन्होंने जिन तैयारियों का हुक्म दिया हो
उनकी तामील में कर्मचारियों ने अपनी कारगुजारी की धुन में यह अनर्थ कर डाला हो। रात भर तो उसने किसी तरह जब्त किया। प्रात काल उसने मेहताजी से पूछा, आपने राजा साहब को इन अत्याचारों की सूचना नहीं दी? मेहताजी को स्वयं इस अनीति से ग्लानि हो रही थी। वह स्वभावत दयालु मनुष्य थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें अशक्त कर रखा था। दुखित स्वर में बोले, राजा साहब का यही हुक्म है तो क्या किया जाए? तो आपको ऐसी दशा में अलग हो जाना चाहिए था। आप जानते हैं यह जो कुछ हो रहा है उसकी सारी जिम्मेदारी आपके सिर लादी जा रही है। प्रजा आप ही को अपराधी समझती है। मैं मजबूर हूँ। मैंने कर्मचारियों से बार बार संकेत किया कि यथासाध्य किसी पर सख्ती न की जाए, लेकिन हर एक स्थान पर मैं मौजूद तो नहीं रह सकता। अगर प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करूं, तो शायद कर्मचारी लोग महाराज से मेरी शिकायत कर दें। ये लोग ऐसे ही अफसरों की ताक में तो रहते हैं। इन्हें तो जनता को लूटने का कोई बहाना चाहिए। जितना सरकारी कोष में जमा करते हैं उससे ज्यादा अपने घर में रख लेते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। जयकृष्ण ने उत्तेजित होकर कहा, तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? मेहता लज्जित होकर बोले, बेशक मेरे लिए मुनासिब तो यही था, लेकिन जीवन में इतने धक्के खा चुका हूँ कि अब और सहने की शक्ति नहीं रही। यह निश्चय है कि नौकरी करके मैं अपने को बेदाग नहीं रख सकता। धर्म और अधर्म, सेवा और परमार्थ के झमेलों में पड़कर मैंने बहुत ठोकरें खाईं। मैंने देख लिया कि दुनिया दुनियादारों के लिए है जो अवसर और काल देखकर काम करते हैं। सिद्धांतवादियों के लिए यह अनुकूल स्थान नहीं है। जयकृष्ण ने तिरस्कार भरे स्वर में पूछा, मैं राजा साहब के पास जाऊं? क्या तुम समझते हो राजा साहब से ये बातें छिपी हैं? संभव है प्रजा की दुखता सुनकर उन्हें कुछ दया आए। मी मेहता को इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी? वह तो खुद चाहते थे किसी तरह अन्याय का बोझ उनके सिर से उतर जाए। हाँ, यह भय अवश्य था कि कहीं जयकृष्ण की सत्प्रेरणा उनके लिए हानिकर न हो और कहीं उन्हें इस सम्मान और अधिकार से हाथ न धोना पड़े। बोले, यह ख्याल रखना कि तुम्हारे मुंह से कोई ऐसी बात न निकल जाए जो महाराज को अप्रसन्न कर दे। जयकृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह ऐसी कोई बात न करेगा। क्या वह इतना नादान है? मगर उसे क्या खबर थी कि आज के महाराजा साहब वह नहीं है जो 1 साल पहले थे, या संभव है पॉलिटिकल एजेंट के चले जाने के बाद वह फिर हो जाया। वह न जानता था कि उनके लिए क्रांति और आतंक की चर्चा भी उसी तरह विनोद की वस्तु थी जैसे हत्या, बलात्कार या जाल की वारदातें या रूप के बाजार के आकर्षक समाचार। जब उसने डयोढ़ी पर पहुंचकर अपनी इत्तला कराई तो मालूम हुआ कि महाराज इस समय अस्वस्थ हैं, लेकिन वह लौट ही रहा था कि महाराज ने उसे बुला भेजा। शायद उससे सिनेमा संसार के ताजे समाचार पूछना चाहते थे। उसके सलाम पर मुस्कुराकर बोले, तुम खूब आए भई, कहो MCC का मैच देखा या नहीं? मैं तो इन बखेड़ों में ऐसा फंसा कि जाने की नौबत नहीं आई। अब तो यही दुआ कर रहा हूँ कि किसी तरह एजेंट साहब खुश रुखसत हो जाया। मैंने जो भाषण लिखवाया है वह जरा तुम भी देख लो। मैंने इन राष्ट्रीय आंदोलनों की खूब खबर ली है और हरिजनोद्धार पर भी छींटे उड़ा दिए हैं। जयकृष्ण ने अपने आवेश को दबाकर कहा, राष्ट्रीय आंदोलनों की आपने खबर ली, यह अच्छा किया, लेकिन हरिजनोद्धार को तो सरकार भी पसंद करती है, इसीलिए उसने महात्मा गांधी को रिहा कर दिया और जेल में भी उन्हें इस आंदोलन के संबंध में लिखने पढ़ने और मिलने जुलने की पूरी स्वाधीनता दे रखी थी। राजा साहब ने तात्विक मुस्कान के साथ कहा, तुम जानते नहीं हो, यह सब प्रदर्शन मात्रा है। दिल में सरकार समझती है कि यह भी राजनैतिक आंदोलन है। वह इस रहस्य को बड़े ध्यान से देख रही है। लॉयल्टी में जितना प्रदर्शन करो, चाहे वह औचित्य की सीमा के पार ही क्यों न हो जाए, उसका रंग चोखा ही होता है। उसी तरह जैसे कवियों की विरुदावली से हम फूल उठते हैं, चाहे वह हास्यास्पद ही क्यों न हो। हम ऐसे कवि को खुशामदी समझें
अहमक भी समझ सकते हैं, पर ससे अप्रसन्न नहीं हो सकते। वह हमें जितना ही ऊंचा उठाता है, उतना ही वह हमारी दृष्टि में ऊंचा उठता जाता है। राजा साहब ने अपने भाषण की एक प्रति मेज की दराज से निकालकर जयकृष्ण के सामने रख दी, पर जयकृष्ण के लिए इस भाषण में अब कोई आकर्षण न था। अगर वह सभाचतुर होता तो जाहिरदारी के लिए ही इस भाषण को बड़े ध्यान से पढ़ता, उनकी शब्द विन्यास और भावोत्कर्ष की प्रशंसा करता और उसकी तुलना महाराजा बीकानेर या पटियाला के भाषणों से करता, पर अभी दरबारी दुनिया की रीतिनीति से अनभिज्ञ था। जिस चीज को बुरा समझता था उसे बुरा कहता था और जिस चीज को अच्छा समझता था उसे अच्छा कहता था। बुरे को अच्छा और अच्छे को बुरा कहना अभी उसे न आया था। उसने भाषण पर सरसरी नजर डालकर उसे मेज पर रख दिया और अपनी स्पष्टवादिता का बिगुल फूंकता हुआ बोला, मैं राजनीति के रहस्यों को भला क्या समझ सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि चाणक्य के ये वंशज इन चालों को खूब समझते हैं और कृत्रिम भावों का उन पर कोई असर नहीं होता, बल्कि इससे आदमी उनकी नजरों में और भी गिर जाता है। अगर एजेंट को मालूम हो जाए कि उसके स्वागत के लिए प्रजा पर कितने जुल्म ढाए जा रहे हैं, तो शायद वह यहाँ से प्रसन्न होकर न जाए। फिर मैं तो प्रजा की दृष्टि देखता हूँ। एजेंट की प्रसन्नता आपके लिए लाभप्रद हो सकती है, प्रजा को तो उससे हानि ही होगी। राजा साहब अपने किसी काम की आलोचना नहीं सह सकते थे। उनका क्रोध पहले जिरहों के रूप में निकलता, फिर तर्क का आकार धारण कर लेता और अंत में भूकंप के आवेश से उबल पड़ता था, जिससे उनका स्थूल शरीर, कुर्सी, मेज, दीवारें और छत सभी में भीषण कंपन होने लगता था। तिरछी आंखों से देखकर बोले, क्या हानि होगी, जरा सुनूं? जयकृष्ण समझ गया कि क्रोध की मशीन गन चक्कर में है और घातक विस्फोट होने ही वाला है। संभलकर बोला, इसे आप मुझसे ज्यादा समझ सकते हैं। नहीं, मेरी बुद्धि इतनी प्रखर नहीं है। आप बुरा मान जाएंगे। क्या तुम समझते हो मैं बारूद का ढेर हूँ? बेहतर है आप इसे न पूछें। तुम्हें बतलाना पड़ेगा और आप उनकी मुट्ठियां बंद गईं। तुम्हें बतलाना पड़ेगा इसी वक्त। जयकृष्ण यह धौंस क्यों सहने लगा? क्रिकेट के मैदान में राजकुमारों पर रोब जमाया करता था, बड़े बड़े हुक्काम की चुटकियां लेता था। बोला, अभी आपके दिल में पॉलिटिकल एजेंट का कुछ भय है, आप प्रजा पर जुल्म करते डरते हैं। जब वह आपके एहसानों से दब जाएगा, आप स्वच्छंद हो जाएंगे और प्रजा की फरियाद सुनने वाला कोई न रहेगा। राजा साहब प्रज्वलित नेत्रों से ताकते हुए बोले, मैं एजेंट का गुलाम नहीं हूँ कि उससे डरूं, कोई कारण नहीं है कि मैं उससे डरूं, बिल्कुल कारण नहीं है। मैं पॉलिटिकल एजेंट की इसलिए खातिर करता हूँ कि वह हिज मैजेस्टी का प्रतिनिधि है। मेरे और हिज मैजेस्टी के बीच में भाईचारा है, एजेंट केवल उनका दूत है। मैं केवल नीति का पालन कर रहा हूँ। मैं विलायत जाऊं तो हिज मैजेस्टी भी इसी तरह मेरा सत्कार करेंगे। मैं डरूं क्यों? मैं अपने राज्य का स्वतंत्र राजा हूँ, जिसे चाहूं फांसी दे सकता हूँ। मैं किसी से क्यों डरने लगा? डरना नामर्दों का काम है, मैं ईश्वर से भी नहीं डरता। डर क्या वस्तु है, यह मैंने आज तक नहीं जाना। मैं तुम्हारी तरह कॉलेज का मुहफ्फट छात्र नहीं हूँ कि क्रांति और आजादी की हाक लगाता फिरूं। तुम क्या जानो क्रांति क्या चीज है? तुमने केवल उसका नाम सुन लिया है, उसके लाल दृश्य आंखों से नहीं देखे। बंदूक की आवाज सुनकर तुम्हारा दिल कांप उठेगा। क्या तुम चाहते हो मैं एजेंट से कहूँ प्रजा बाह है, आपके आने की जरूरत नहीं? मैं इतना आतिथ्य शून्य नहीं हूँ। मैं अंधा नहीं हूँ, अहमक नहीं हूँ। प्रजा की दशा का मुझे तुमसे कहीं अधिक ज्ञान है। तुमने उसे बाहर से देखा है, मैं उसे नित्य भीतर से देखता हूँ। तुम मेरी प्रजा को क्रांति का स्वप्न दिखाकर उसे गुमराह नहीं कर सकते। तुम मेरे राज्य में विद्रोह और असंतोष के बीज नहीं बो सकते। तुम्हें अपने मुंह पर ताला लगाना होगा। तुम मेरे विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाल सकते, छू भी नहीं कर सकते।
डूबते हुए सूरज की किरणें मेहराबी दीवानखाने के रंगीन शीशों से होकर राजा साहब के क्रोधोन्मत्त मुखमंडल को और भी रंजित कर रही थी। उनके बाल नीले हो गए थे, आंखें पीली, चेहरा लाल और देह हरी। मालूम होता था प्रेतलोक का कोई पिशाच है। जयकृष्ण की सारी उद्दंडता हवा हो गई। राजा साहब को इस उन्माद की दशा में उसने कभी न देखा था, लेकिन इसके साथ ही उसका आत्मगौरव इस ललकार का जवाब देने के लिए व्याकुल हो रहा था। जैसे विनय का जवाब विनय है, वैसे ही क्रोध का जवाब क्रोध है, जब वह आतंक और भय, अदब और लिहाज के बंधनों को तोड़कर निकल पड़ता है। उसने भी राजा साहब को आग्नेय नेत्रों से देखकर कहा, मैं अपनी आंखों से यह अत्याचार देखकर मौन नहीं रह सकता। तुम्हें यहाँ जबान खोलने का कोई हक नहीं है। राजा साहब ने आवेश से खड़े होकर मानो उसकी गर्दन पर सवार होते हुए कहा। प्रत्येक विचारशील मनुष्य को अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का हक है। आप वह हक मुझसे नहीं छीन सकते। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें अभी जेल में बंद कर सकता हूँ, आप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। इसी वक्त में मेहता बदहवास से कमरे में आए और जयकृष्ण की ओर कोप भरी आंखें उठाकर बोले, कृष्णा, निकल जा यहाँ से, अभी मेरी आंखों से दूर हो जा और खबरदार, फिर मुझे अपनी सूरत न दिखाना। मैं तुझ जैसे कपूत का मुंह नहीं देखना चाहता। जिस थाल में खाता है उसी में छेद करता है, बेअदब कहीं का। अब अगर जबान खोली तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। जयकृष्ण ने हिंसाविक्षिप्त पिता को घृणा की आंखों से देखा और अकड़ता हुआ गर्व से सिर उठाए दीवानखाने के बाहर निकल गया। राजा साहब ने कोच पर लेटकर कहा, बदमाश आदमी है, पल्ले सिरे का बदमाश। मैं नहीं चाहता कि ऐसा खतरनाक आदमी एक क्षण भी रियासत में रहे। तुम उससे जाकर कहो इसी वक्त यहाँ से चला जाए, वरना उसके हक में अच्छा न होगा। मैं केवल आपकी मुरवत से गम खा गया, नहीं तो इसी वक्त इसका मजा चखा सकता था। केवल आपकी मुरवत ने हाथ पकड़ लिया। आपको तुरंत निर्णय करना पड़ेगा, इस रियासत की दीवानी या लड़का। अगर दीवानी चाहते हो तो तुरंत उसे रियासत से निकाल दो और कह दो कि फिर कभी मेरी रियासत में पाँव न रखे। लड़के से प्रेम है तो आज ही रियासत से निकल जाइए। आप यहाँ से कोई चीज नहीं ले जा सकते, एक पाई की भी चीज नहीं। जो कुछ है वह रियासत की है। बोलिए, क्या मंजूर है? मी मेहता ने क्रोध के आवेश में जयकृष्ण को डांट तो बतलाई थी, पर यह न समझे थे कि मामला इतना तूल खींचेगा। एक क्षण के लिए वह सन्नाटे में आ गए। सिर झुकाकर परिस्थिति पर विचार करने लगे। राजा उन्हें मिट्टी में मिला सकता है, वह यहाँ बिल्कुल बेबस हैं, कोई उनका साथी नहीं, कोई उनकी फरियाद सुनने वाला नहीं। राजा उन्हें भिखारी बनाकर छोड़ देगा। इस अपमान के साथ निकाले जाने की कल्पना करके वह कांप उठे। रियासत में उनके बैरियों की कमी न थी। सबके सब मूसलों ढोल बजाएंगे। जो आज उनके सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं, कल शेरों की तरह गुर्राएंगे। फिर इस उम्र में अब उन्हें नौकर ही कौन रखेगा? निर्दयी संसार के सामने क्या फिर उन्हें हाथ फैलाना पड़ेगा? नहीं, इससे तो यह कहीं अच्छा है कि वह यहीं पड़े रहें। कंपित स्वर में बोले, मैं आज ही उसे घर से निकाल देता हूँ अन्नदाता। आज नहीं, इसी वक्त निकाल दूंगा, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। अच्छी बात है, जाइए और आधो घंटे के अंदर मुझे सूचना दीजिए। मी मेहता घर चले तो मारे क्रोध के उनके पांव कांप रहे थे। देह में आग सी लगी हुई थी। इस लौंडे के कारण आज उन्हें कितना अपमान सहना पड़ा। गधा चला है यहाँ अपने साम्यवाद का राग अलापने। अब बच्चा को मालूम होगा जबान पर लगाम न रखने का क्या नतीजा होता है। मैं क्यों उसके पीछे गलीगली ठोकरें खाऊं? हाँ, मुझे यह पद और सम्मान प्यारा है। क्यों न प्यारा हो? इसके लिए बरसों एड़ियां रगड़ी हैं,
अपना खून और पसीना एक किया है। यह अन्याय बुरा जरूर लगता है, लेकिन बुरी लगने की एक यही बात तो नहीं है, और हजारों बातें भी तो बुरी लगती हैं। जब किसी बात का उपाय मेरे पास नहीं, तो इस मामले के पीछे क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं? उन्होंने घर आते ही आते पुकारा, जयकृष्ण। सुनीता ने कहा, जयकृष्ण तो तुमसे पहले ही राजा साहब के पास गया था, तब से यहाँ कब आया? अब तक यहाँ नहीं आया। वह तो मुझसे पहले ही चल चुका था। वह फिर बाहर आए और नौकरों से पूछना शुरू किया। अब भी उसका पता न था। मारे डर के कहीं छिप रहा होगा और राजा ने आधा घंटे में इत्तला देने का हुक्म दिया है। यह लौंडा न जाने क्या करने पर लगा हुआ है। आप तो जाएगा ही, मुझे भी अपने साथ ले डूबेगा। सहसा एक सिपाही ने एक पुर्जा लाकर उनके हाथ में रख दिया। अच्छा, यह तो जयकृष्ण की लिखावट है। क्या कहता है, इस दुर्दशा के बाद मैं इस रियासत में एक क्षण भी नहीं रह सकता। मैं जाता हूँ। आपको अपना पद और मान अपनी आत्मा से ज्यादा प्रिय है। आप खुशी से उसका उपभोग कीजिए। मैं फिर आपको तकलीफ देने न आऊंगा। अम्मा से मेरा प्रणाम कहिएगा। मेहता ने पुर्जा लाकर सुनीता को दिखाया और खिन्न होकर बोले, इसे न जाने कब समझ आएगी, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। अब लाला को मालूम होगा दुनिया में किस तरह रहना चाहिए। बिना ठोकरे खाए आदमी की आंखें नहीं खुलती। मैं ऐसे तमाशे बहुत खेल चुका, अब इस खुराफात के पीछे अपना शेष जीवन नहीं बर्बाद करना चाहता। और तुरंत राजा साहब को सूचना देने चले। दम से दम में सारी रियासत में यह समाचार फैल गया। जयकृष्ण अपने शील स्वभाव के कारण जनता में बड़ा प्रिय था। लोग बाजारों और चौरस्तों पर खड़े होकर इस कांड पर आलोचना करने लगे। अजी, वह आदमी नहीं था भाई, उसे किसी देवता का अवतार समझो। महाराज के पास जाकर बेधड़क बोला, अभी बेगार बंद कीजिए वरना शहर में हंगामा हो जाएगा। राजा साहब की तो जबान बंद हो गई। बगले झोंकने लगे। शेर है शेर। उम्र तो कुछ नहीं, पर आफत का परकाला है, और वह यह बेगार बंद करा के रहता हमेशा के लिए। राजा साहब को भागने की राह न मिलती। सुना, घिघियाने लगे थे। मुदा इसी बीच में दीवान साहब पहुंच गए और उसे देश निकाले का हुक्म दे दिया। यह हुक्म सुनकर उसकी आंखों में खून उतर आया था, लेकिन बाप का अपमान न किया। ऐसे बाप को तो गोली मार देनी चाहिए। बाप है या दुश्मन, वह कुछ भी हो, है तो बाप ही। सुनीता सारे दिन बैठी रोती रही, जैसे कोई उसके कलेजे में बर्छियां चुभो रहा था। बेचारा न जाने कहाँ चला गया। अभी जलपान तक न किया था। चूल्हे में जाए ऐसा भोगविलास जिसके पीछे उसे बेटे को त्यागना पड़े। हृदय में ऐसा उद्वेग उठा कि इसी दंपति और घर को छोड़कर रियासत से निकल जाए, जहां ऐसे नरपिशाचों का राज्य है। इन्हें अपनी दीवानी प्यारी है, उसे लेकर रहें। वह अपने पुत्र के साथ उपवास करेगी, पर उसे आंखों से देखती तो रहेगी। एकाएक वह उठकर महारानी के पास चली। वह उनसे फरियाद करेगी, उन्हें भी ईश्वर ने बालक दिए हैं। उन्हें क्या एक अभागिनी माता पर दया न आवेगी? इसके पहले भी वह कई बार महारानी के दर्शन कर चुकी थी। उसका मुरझाया हुआ मन आशा से लहलहा उठा। लेकिन रनिवास में पहुंची तो देखा कि महारानी के तेवर भी बदले हुए हैं। उसे देखते ही बोली, तुम्हारा लड़का बड़ा उजड़ है, जरा भी अदब नहीं। किससे किस तरह बात करनी चाहिए, इसका जरा भी सलीका नहीं। न जाने विश्वविद्यालय में क्या पढ़ा करता है। आज महाराज से उलझ बैठा। कहता था कि बेगार बंद कर दीजिए और एजेंट साहब के स्वागत सत्कार की कोई तैयारी न कीजिए। इतनी समझ भी उसे नहीं है कि इस तरह कोई राजा के घंटे गद्दी पर रह सकता है। एजेंट बहुत बड़ा अफसर न सही, लेकिन है तो बादशाह का प्रतिनिधि। उसका आदर सत्कार करना तो हमारा धर्म है। फिर ये बेगार किस दिन काम आएंगे?
उन्हें रियासत से जागीरें मिली हुई हैं। किस दिन के लिए? प्रजा में विद्रोह की आग भड़काना कोई भले आदमी का काम है। जिस पत्तल में खाओ उसी में छेद करो। महाराज ने दीवान साहब का मुलाहजा किया, नहीं तो उसे हिरासत में डलवा देते। अब बच्चा नहीं है, खासा 5 हाथ का जवान है, सब कुछ देखता और समझता है। हम हाकिमों से बैर करें तो क्या दिन निभाओ, उसका क्या बिगड़ता है? कहीं 150 की चाकरी पा जाएगा, यहाँ तो करोड़ों की रियासत बर्बाद हो जाएगी। सुनीता ने आंचल फैलाकर कहा, महारानी बहुत सत्य कहती हैं, पर अब तो उसका अपराध क्षमा कीजिए। बेचारा लज्जा और भय के मारे घर नहीं गया, न जाने किधर चला गया। हमारे जीवन का यही एक अवलंब है महारानी, हम दोनों रो रो कर मर जाएंगे। आंचल फैलाकर आपसे भीख मांगती हूँ, उसको क्षमादान दीजिए। माता के हृदय को आपसे ज्यादा और कौन समझेगा, आप महाराज से सिफारिश कर दें। महारानी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखा, मानो वह कोई बड़ी अनोखी बात कह रही हो, और अपने रंगे हुए होठों पर अंगूठियों से जगमगाती हुई उंगली रखकर बोली, क्या कहती हो सुनीता देवी? उस युवक कि महाराज से सिफारिश करूं जो हमारी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। आस्तीन में सांप पालूं? तुम किस मुंह ऐसी बात कहती हो? और महाराज मुझे क्या कहेंगे? ना, मैं इसके बीच में न पऊंगी। उसने जो बीज बोए हैं उनका वह फल खाए। मेरा लड़का ऐसा नालायक होता तो उसका मुंह न देखती, और तुम ऐसे बेटे की सिफारिश करती हो? सुनीता ने आंखों में आंसू भरकर कहा, महारानी ऐसी बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती। महारानी मसन टेक कर उठ बैठीं और तिरस्कार भरे स्वर में बोली, अगर तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगी तो तुमने भूल की। हमारे द्रोही की सिफारिश लेकर हमारे पास आना, इसके सिवा और क्या है कि तुम उसके अपराध को बालक्रीड़ा समझ रही हो। अगर तुमने उसके अपराध की भीषणता का ठीक अनुमान किया होता तो मेरे पास कभी न आती। जिसने इस रियासत का नमक खाया हो वह रियासत के द्रोही की पीठ सहलाए। वह स्वयं राजद्रोही है, इसके सिवा और क्या कहूं। सुनीता भी गर्म हो गई। पुत्र स्नेह म्यान के बाहर निकल आया। बोली, राजा का कर्तव्य केवल अपने अफसरों को प्रसन्न करना नहीं है, प्रजा को पालने की जिम्मेदारी इससे कहीं बढ़कर है। उसी समय महाराज ने कमरे में कदम रखा। रानी ने उठकर स्वागत किया और सुनीता सिर झुकाए निस्पंद खड़ी रह गई। राजा ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ पूछा, यह कौन महिला तुम्हें राजा के कर्तव्य का उपदेश दे रही थी? रानी ने सुनीता की ओर आंख मारकर कहा, यह दीवान साहब की धर्मपत्नी है। राजा साहब की त्योरियां चढ़ गईं। ओठ चबाकर बोले, जब माँ ऐसी पैनी छुरी है तो लड़का क्यों न जहर का बुझाया हुआ हो। देवी जी, मैं तुमसे यह शिक्षा नहीं लेना चाहता कि राजा का अपनी प्रजा के साथ क्या धर्म है। यह शिक्षा मुझे कई पीढ़ियों से मिलती चली आई है। बेहतर हो कि तुम किसी से यह शिक्षा प्राप्त कर लो कि स्वामी के प्रति उसके सेवक का क्या धर्म है, और जो नमकहराम है उसके साथ स्वामी को कैसा व्यवहार करना चाहिए। यह कहते हुए राजा साहब उसी उन्माद की दशा में बाहर चले गए। मी मेहता घर जा रहे थे। राजा साहब ने कठोर स्वर में पुकारा, सुनिए मी मेहता, आपके सपूत तो विदा हो गए, लेकिन मुझे अभी मालूम हुआ कि आपकी देवी जी राजद्रोह के मैदान में उनसे भी 2 कदम आगे हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा वह केवल रिकॉर्ड है जिसमें देवी जी की आवाज ही बोल रही है। मैं नहीं चाहता कि जो व्यक्ति रियासत का संचालक हो उसके साये में रियासत के विद्रोहियों को आश्रय मिले। आप खुद इस दोष से मुक्त नहीं हो सकते। यह हरगिज मेरा अन्याय न होगा यदि मैं यह अनुमान कर लूं कि आप ही ने यह मंत्र फूका है। मी मेहता अपनी स्वामी भक्ति पर यह आक्षेप न सह सके। व्यथित कंठ से बोले, यह तो मैं किस जबान से कहूं कि दीन बंधु इस विषय में मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं।
लेकिन मैं सर्वथा निर्दोष हूँ और मुझे यह देखकर दुख होता है कि मेरी वफादारी पर यूं संदेह किया जा रहा है। वफादारी केवल शब्दों से नहीं होती। मेरा ख्याल है कि मैं उसका प्रमाण दे चुका। नई नई दलीलों के लिए नए नए प्रमाणों की जरूरत है। आपके पुत्र के लिए जो दंड विधन था वही आपकी स्त्री के लिए भी है। मैं इसमें किसी भी तरह का उज्र नहीं चाहता और इसी वक्त इस हुक्म की तामील होनी चाहिए। लेकिन दीनानाथ, मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। मुझे कुछ निवेदन करने की आज्ञा न मिलेगी? बिल्कुल नहीं, यह मेरा आखिरी हुक्म है। मी मेहता यहाँ से चले तो उन्हें सुनीता पर बेहद गुस्सा आ रहा था। इन सभी को न जाने क्या सनक सवार हो गई है। जयकृष्ण तो खैर बालक है, बेसमझ है, इस बुढ़िया को क्या सूझी। न जाने रानी साहब से जाकर क्या कह आई। किसी को मुझसे हमदर्दी नहीं, सब अपनी अपनी धुन में मस्त हैं। किस मुसीबत से मैं अपनी जिंदगी के दिन काट रहा हूँ यह कोई नहीं समझता। कितनी निराशा और विपत्तियों के बाद यहाँ जरा निश्चिंत हुआ था कि इन सभी ने यह नया तूफान खड़ा कर दिया। न्याय और सत्य का ठीका क्या हम ही ने लिया है। यहाँ भी वही हो रहा है जो सारी दुनिया में हो रहा है। कोई नई बात नहीं है। संसार में दुर्बल और दरिद्र होना पाप है। इसकी सजा से कोई बच नहीं सकता। बाज कबूतर पर कभी दया नहीं करता। सत्य और न्याय का समर्थन मनुष्य की सज्जनता और सभ्यता का एक अंग है। बेशक इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह और सभी प्राणी केवल मुख से इसका समर्थन करते हैं, क्या उसी तरह हम भी नहीं कर सकते? और जिन लोगों का पक्ष लिया जाए वे भी तो कुछ इसका महत्व समझें। आज राजा साहब इन्हीं बेगारों से जरा हंसकर बातें करें तो वे अपने सारे दुखड़े भूल जाएंगे और उल्टे हमारे ही शत्रु बन जाएंगे। शायद सुनीता महारानी के पास जाकर अपने दिल का बुखार निकाल आई है। गधी यह नहीं समझती कि दुनिया में किसी तरह मान मर्यादा का निर्वाह करते हुए जिंदगी काट लेना ही हमारा धर्म है। अगर भाग्य में यश और कीर्ति बदी होती तो इस तरह दूसरों की गुलामी क्यों करता। लेकिन समस्या यह है कि इसे भेजू कहा। मैके में कोई है नहीं, मेरे घर में कोई है नहीं। ओह, अब मैं इस चिंता में कहाँ तक मरूं? जहाँ जी चाहे जाए, जैसा किया वैसा भोगे। वह इसी क्षोभ और ग्लानि की दशा में घर में गए और सुनीता से बोले, आखिर तुम्हें भी वही पागलपन सूझा जो उस लौंडे को सूझा था। मैं कहता हूँ, आखिर तुम्हें कभी समझ आएगी या नहीं, क्या सारे संसार के सुधार का बीड़ा हमही ने उठाया है। कौन राजा ऐसा है जो अपनी प्रजा पर जुल्म न करता हो, उनके स्वत्वों का अपहरण न करता हो। राजा ही क्यों, हम तुम सभी तो दूसरों पर अन्याय कर रहे हैं। तुम्हें क्या हक है कि तुम दर्जनों खिदमतगार रखो और उन्हें जरा सी बात पर सजा दो। न्याय और सत्य निरर्थक शब्द हैं, जिनकी उपयोगिता इसके सिवा और कुछ नहीं कि बुद्धुओं की गर्दन मारी जाए और समझदारों की वाहवाह हो। तुम और तुम्हारा लड़का उन्हीं बुद्धुओं में है और इसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। महाराज का हुक्म है कि तुम 3 घंटे के अंदर रियासत से निकल जाओ, नहीं तो पुलिस आकर तुम्हें निकाल देगी। मैंने तो तय कर लिया है कि राजा साहब की इच्छा के विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से न निकालूंगा। न्याय का पक्ष लेकर देख लिया है। हैरानी और अपमान के सिवा और कुछ हाथ न आया। जिनकी हिमायत की थी वे आज भी उसी दशा में हैं, बल्कि उससे भी और बदतर। मैं साफ कहता हूँ कि मैं तुम्हारी उद्दंडताओं का तावान देने के लिए तैयार नहीं। मैं गुप्त रूप से तुम्हारी सहायता करता रहूंगा। इसके सिवा मैं और कुछ नहीं कर सकता। सुनीता ने गर्व के साथ कहा, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत नहीं। कहीं भेद खुल जाए तो दीनबंधु तुम्हारे ऊपर कोप का वज्र गिरा दें। तुम्हें अपना पद और सम्मान प्यारा है, उसका आनंद से उपभोग करो। मेरा लड़का और कुछ न कर सकेगा तो पाव भर आटा तो कमा ही लाएगा। मैं भी
देखूंगी कि तुम्हारी स्वामी भक्ति कब तक निभती है और कब तक तुम अपनी आत्मा की हत्या करते हो। मेहता ने तिलमिलाकर कहा, क्या तुम चाहती हो कि फिर उसी तरह चारों तरफ ठोकरें खाता फिरूं? सुनीता ने घाव पर नमक छिड़का, नहीं, कदापि नहीं। अब तक तो मैं समझती थी तुम्हें ठोकरें खाने में मजा आता है तथा पद और अधिकार से भी मूल्यवान कोई वस्तु तुम्हारे पास है जिसकी रक्षा के लिए तुम ठोकरें खाना अच्छा समझते हो। अब मालूम हुआ तुम्हें अपना पद अपनी आत्मा से भी प्रिय है। फिर क्यों ठोकरें खाओ, मगर कभी कभी अपना कुशल समाचार तो भेजते रहोगे या राजा साहब की आज्ञा लेनी पड़ेगी। राजा साहब इतने न्यायशून्य हैं कि मेरे पत्र व्यवहार में रोक टोक करें? अच्छा, राजा साहब में इतनी आदमियत है, मुझे तो विश्वास नहीं आता। तुम अब भी अपनी गलती पर लज्जित नहीं हो? मैंने कोई गलती नहीं की। मैं तो ईश्वर से चाहती हूँ कि जो मैंने आज किया वह बार बार करने का मुझे अवसर मिले। मेहता ने अरुचि के साथ पूछा, तुमने कहाँ जाने का इरादा किया है? जहन्नुम में। गलती आप करती हो, गुस्सा मुझ पर उतारती हो। मैं तुम्हें इतना निर्लज्ज न समझती थी। मैं भी इसी शब्द का तुम्हारे लिए प्रयोग कर सकता हूँ, केवल मुख से, मन से नहीं। मी मेहता लज्जित हो गए। जब सुनीता की विदाई का समय आया तो स्त्री पुरुष दोनों खूब रोए और एक तरह से सुनीता ने अपनी भूल स्वीकार कर ली। वास्तव में इन बेकारी के दिनों में मेहता ने जो कुछ किया वही उचित था। बेचारे कहाँ मारे मारे फिरते। पॉलिटिकल एजेंट साहब पधरे और कई दिनों तक खूब दावतें खाईं और खूब शिकार खेला। राजा साहब ने उनकी तारीफ की, उन्होंने राजा साहब की तारीफ की। राजा साहब ने उन्हें अपनी लॉयल्टी का विश्वास दिलाया। उन्होंने सतिया राज्य को आदर्श कहा और राजा साहब को न्याय और सेवा का अवतार स्वीकार किया और 3 दिन में रियासत को 2.5 लाख की चपत देकर विदा हो गए। मी मेहता का दिमाग आसमान पर था। सभी उनकी कारगुजारी की प्रशंसा कर रहे थे। एजेंट साहब तो उनकी दक्षता पर मुग्धा हो गए। उन्हें राय साहब की उपाधि मिली और उनके अधिकारों में भी वृद्धि हुई। उन्होंने अपनी आत्मा को उठाकर ताक पर रख दिया था। उनकी यह साधना कि महाराज और एजेंट दोनों उनसे प्रसन्न रहें, संपूर्ण रीति से पूरी हो गई। रियासत में ऐसा स्वामी भक्त सेवक दूसरा न था। राजा साहब अब कम से कम 3 साल के लिए निश्चिंत थे। एजेंट खुश है तो फिर किसका भय। कामुकता, लंपटता और भांति भांति के दुर्व्यसनों की लहर प्रचंड हो उठी। सुंदरियों की टोह लगाने के लिए सुरागरसानों का एक विभाग खुल गया, जिसका संबंध सीधे राजा साहब से था। एक बूढ़ा खुर्राट, जिसका पेशा हिमालय की परियों को फंसाकर राजाओं को लूटना था और जो इसी पेशे की बदौलत राज दरबारों में पूजा जाता था, इस विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया। नई नई चिड़िया आने लगी। भय, लोभ और सम्मान सभी अस्त्रों से शिकार खेला जाने लगा। लेकिन एक ऐसा अवसर भी पड़ा जहां इस तिकड़म की सारी सामूहिक और वैयक्तिक चेष्टाएं निष्फल हो गईं और गुप्त विभाग ने निश्चय किया कि इस बालिका को किसी तरह उड़ा लाया जाए और इस महत्वपूर्ण कार्य के संपादन का भार मी मेहता पर रखा गया, जिनसे ज्यादा स्वामी भक्त सेवक रियासत में दूसरा न था। उनके ऊपर महाराजा साहब को पूरा विश्वास था। दूसरों के विषय में संदेह था कि कहीं रिश्वत लेकर शिकार बहका दें या भंडाफोड़ कर दें या अमानत में खयानत कर बैठें। मेहता की ओर से किसी तरह की उन बातों की शंका न थी। रात के 9 बजे उनकी तलबी हुई अन्नदाता ने हुजूर को याद किया है। मेहता साहब डयोड़ी पर पहुंचे तो राजा साहब पाईबाग में टहल रहे थे। मेहता को देखते ही बोले, आइए मी मेहता, आपसे एक खास बात में सलाह लेनी है। यहाँ कुछ लोगों की राय है कि सिंहद्वार के सामने आपकी एक प्रतिमा स्थापित की जाए, जिससे चिरकाल तक आपकी यादगार कायम रहे। आपको तो शायद इसमें कोई आपत्ति न होगी, और यदि हो भी तो लोग इस विषय में आपकी अवज्ञा करने पर भी तैयार हैं। सतिया की आपने जो अमूल्य सेवा की है
उसका पुरस्कार तो कोई क्या दे सकता है, लेकिन जनता के हृदय में आपसे जो श्रद्धा है उसे तो वह किसी न किसी रूप में प्रकट ही करेगी। मेहता ने बड़ी नम्रता से कहा, यह अन्नदाता की गुण ग्राहकता है, मैं तो एक तुच्छ सेवक हूँ। मैंने जो कुछ किया यह इतना ही है कि नमक का हक अदा करने का सदैव प्रयत्न किया, मगर मैं इस सम्मान के योग्य नहीं हूँ। राजा साहब ने कृपालु भाव से हंसकर कहा, आप योग्य हैं या नहीं इसका निर्णय आपके हाथ में नहीं है मी मेहता, आपकी दीवानी यहाँ न चलेगी। हम आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं, अपनी भक्ति का परिचय दे रहे हैं। थोड़े दिनों में न हम रहेंगे न आप रहेंगे, उस वक्त भी यह प्रतिमा अपनी मूक वाणी से कहती रहेगी कि पिछले लोग अपने उद्धारकों का आदर करना जानते थे। मैंने लोगों से कह दिया है कि चंदा जमा करें। एजेंट ने अब की जो पत्र लिखा है उसमें आपको खास तौर से सलाम लिखा है। मेहता ने जमीन में गड़कर कहा, यह उनकी उदारता है, मैं तो जैसा आपका सेवक हूँ वैसा ही उनका भी सेवक हूँ। राजा साहब कई मिनट तक फूलों की बहार देखते रहे, फिर इस तरह बोले मानो कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। तहसील खास में एक गांव लगनपुर है, आप कभी वहां गए हैं? हाँ अन्नदाता, एक बार गया हूँ। वहाँ एक धानी साहूकार है, उसी के दीवान खाने में ठहरा था। अच्छा आदमी है। हाँ, ऊपर से बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन अंदर से पक्का पिशाच। आपको शायद मालूम न हो, इधर कुछ दिनों से महारानी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है और मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें किसी सैनिटोरियम में भेज दूं। वहाँ सब तरह की चिंताओं एवं झंझटों से मुक्त होकर वह आराम से रह सकेंगी, लेकिन रनिवास में एक रानी का रहना लाजिमी है। अफसरों के साथ उनकी लेडियां भी आती हैं और भी कितने अंग्रेज मित्र अपनी लेडियों के साथ मेरे मेहमान होते रहते हैं। कभी राजे महाराजे भी रानियों के साथ आ जाते हैं। रानी के बगैर लेडियों का आदर सत्कार कौन करेगा? मेरे लिए यह वैयक्तिक प्रश्न नहीं, राजनैतिक समस्या है और शायद आप भी मुझसे सहमत होंगे, इसलिए मैंने दूसरी शादी करने का इरादा कर लिया है। उस साहूकार की एक लड़की है जो कुछ दिनों अजमेर में शिक्षा पा चुकी है। मैं एक बार उस गांव से होकर निकला तो मैंने उसे अपने घर की छत पर खड़ी देखा। मेरे मन में तुरंत भावना उठी कि अगर यह रमणी रनिवास में आ जाए तो रनिवास की शोभा बढ़ जाए। मैंने महारानी की अनुमति लेकर साहूकार के पास संदेशा भेजा, किंतु मेरे द्रोहियों ने उसे कुछ ऐसी पट्टी पढ़ा दी कि उसने मेरा संदेशा स्वीकार न किया। कहता है कन्या का विवाह हो चुका। मैंने कहला भेजा, इसमें कोई हानि नहीं, मैं तावान देने को तैयार हूँ, लेकिन वह दुष्ट बराबर इनकार किए जाता है। आप जानते हैं प्रेम असाध्य रोग है, आपको भी शायद इसका कुछ न कुछ अनुभव हो। बस यह समझ लीजिए कि जीवन निरानंद हो रहा है, नींद और आराम हराम है, भोजन से अरुचि हो गई है। अगर कुछ दिन यही हाल रहा तो समझ लीजिए कि मेरी जान पर बनाएगी। सोते जागते वही मूर्ति आंखों के सामने नाचती रहती है। मन को समझाकर हार गया और अब विवश होकर मैंने कूटनीति से काम लेने का निश्चय किया है। प्रेम और समर में सब कुछ क्षम्य है। मैं चाहता हूँ आप थोड़े से मातबर आदमियों को लेकर जाएं और उस रमणी को किसी तरह ले आएं। खुशी से आए खुशी से, बल से आए बल से, इसकी चिंता नहीं। मैं अपने राज्य का मालिक हूँ। इसमें जिस वस्तु पर मेरी इच्छा हो उस पर किसी दूसरे व्यक्ति का नैतिक या सामाजिक स्वत्व नहीं हो सकता। यह समझ लीजिए कि आप ही मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। कोई दूसरा ऐसा आदमी नहीं है जो इस काम को इतने सुचारू रूप से पूरा कर दिखाए। आपने राज्य की बड़ी बड़ी सेवाएं की हैं। यह उस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी और आप जन्म जन्मांतर तक राजवंश के इष्टदेव समझे जाएंगे। मी मेहता का मरा हुआ आत्मगौरव एकाएक सचेत हो गया। जो रक्त चिरकाल से प्रवाह शून्य हो गया था उसमें सहसा उद्रेक हो उठा। त्योरियां चढ़ाकर बोले, तो आप चाहते हैं मैं उसे किडनैप करूं? राजा साहब ने उनके तेवर देखकर आंख पर पानी डालते हुए कहा,
दापी नहीं मी मेहता, आप मेरे साथ घोर अन्याय कर रही हैं। मैं आपको अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज रहा हूँ। कार्य सिद्धि के लिए आप जिस नीति से चाहें काम ले सकते हैं। आपको पूरा अधिकार है। मी मेहता ने और भी उत्तेजित होकर कहा, मुझसे ऐसा पाजीपन नहीं हो सकता है। राजा साहब की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना पाजीपन है। जो आज्ञा नीति और धर्म के विरुद्ध हो उसका पालन करना बेशक पाजीपन है। किसी स्त्री से विवाह का प्रस्ताव करना नीति और धर्म के विरुद्ध है। इसे आप विवाह कहकर विवाह शब्द को कलंकित करते हैं। यह बलात्कार है। आप अपने होश में हैं। खूब अच्छी तरह मैं आपको धूल में मिला सकता हूँ तो आपकी गद्दी भी सलामत न रहेगी। मेरी नेकियों का यही बदला है नमकहराम। आप अब शिष्टता की सीमा से आगे बढ़े जा रही हैं। राजा साहब, मैंने अब तक अपनी आत्मा की हत्या की है और आपके हर एक जा और बेजा हुक्म की तामील की है, लेकिन आत्मसेवा की भी एक हद होती है जिसके आगे कोई भला आदमी नहीं जा सकता। आपका यह कृत्य जघन्य है और इसमें जो व्यक्ति आपका सहायक हो वह इसी योग्य है कि उसकी गर्दन काट ली जाए। मैं ऐसी नौकरी पर लानत भेजता हूँ। यह कहकर वह घर आए और रातों रात बोरियाब कचा समेटकर रियासत से निकल गए, मगर इसके पहले सारा वृत्तांत लिखकर उन्होंने एजेंट के पास भेज दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली कहानी तक शब्दों की दुनिया में डूबे रहे। धन्यवाद।